विभूति भूषण बंद्योपाध्याय की कालातीत कहानी दुर्मति मानवीय मन के सबसे जटिल और विचलित करने वाले पहलुओं में से एक को गहराई से उजागर करती है। यह हमें दिखाती है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अपनी ही गलत सोच और दूषित मानसिकता के कारण धीरे धीरे पतन के अथाह गर्त में गिरता चला जाता है। कहानी का शीर्षक दुर्मति अपने आप में ही सारगर्भित है। यह बुरी बुद्धि या गलत सोच को दर्शाता है जो कहानी के केंद्रीय चरित्र के उत्तरोत्तर नैतिक ह्रास का मूल कारण बनती है। मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखी गई यह मार्मिक कहानी अपनी सार्वभौमिक अपील के कारण हिंदी सहित कई भाषाओं में अनुदित होकर पाठकों तक पहुंची है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक बनी हुई है। लेखक ने अपनी सहज, सरल और प्रभावी शैली में इस मनोवैज्ञानिक यात्रा को इतनी कुशलता से चित्रित किया है जहां वे दर्शाते हैं कि कैसे परिस्थितियां, अज्ञानता और सबसे बढ़कर लालच एक सीधे सादे जीवन को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि मानवीय स्वभाव की एक गहरी पड़ताल है कि जब नकारात्मक प्रवृत्तियां बेलगाम हो जाती हैं तो उनके क्या विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। कहानी का मुख्य पात्र दुर्मति है जो शुरुआत में गांव का एक सीधा साधा, भोला भाला और कर्मठ व्यक्ति प्रतीत होता है। उसके जीवन में कोई विशेष महत्वाकांक्षाएं या दूसरों को हानि पहुंचाने की दुष्टता नहीं है। वह गांव के अन्य सामान्य लोगों की तरह ही अपनी दिनचर्या में लीन, संतोषी जीवन यापन कर रहा होता है। वह अपने काम से काम रखता है, गांव के छोटे मोटे झगड़ों से दूर रहता है और एक सामान्य ग्रामीण की तरह अपना गुजारा करता है। उसकी सादगी ही उसकी पहचान होती है। किंतु कहानी के आगे बढ़ने के साथ ही लेखक धीरे धीरे उन सूक्ष्म परिस्थितियों का ताना बाना बुनते हैं जो दुर्मति के आंतरिक परिवर्तन का कारण बनती हैं। ये परिस्थितियां केवल बाहरी दुनिया से ही नहीं आती बल्कि उसके अपने अंदरूनी विचारों और प्रतिक्रियाओं से भी जन्म लेती हैं। ऐसा नहीं है कि दुर्मति अचानक से कोई बुरा इंसान बन जाता है। उसका पतन एक क्रमिक और धीमी प्रक्रिया है जिसे बंद्योपाध्याय बड़ी संवेदनशीलता और कुशलता से दर्शाते हैं। गांव का सामान्य जीवन जहां लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक सामुदायिक भावना होती है और सीमित संसाधनों में भी खुशियां तलाशी जाती हैं, दुर्मति को धीरे धीरे अपर्याप्त लगने लगता है। यह मानसिक असंतोष ही उसके मन में गलत विचारों की पहली चिंगारी सुलगाता है और वह अपने आसपास के लोगों को सफल या समृद्ध होते देखता है और यहीं से उसके अंदर ईर्ष्या का बीज अंकुरित होता है जो केवल किसी और के पास कुछ होने की सामान्य इच्छा मात्र नहीं है बल्कि एक प्रकार की द्वेषपूर्ण भावना है जो उसे भीतर ही भीतर खोखला करती जाती है। वह दूसरों की खुशियों में खुश होने के बजाय उनके भाग्य से जलने लगता है और मन ही मन उनके नुकसान की कामना करने लगता है, यह सोचते हुए कि दूसरों के पतन से उसे अपनी ऊंचाई का एहसास होगा। शुरुआती दौर में यह असंतोष शायद केवल एक हल्की सी ईर्ष्या या दूसरों की सफलता देखकर थोड़ी सी खिन्नता के रूप में प्रकट होता है। वह अपने पड़ोसियों को थोड़ी बेहतर फसल काटते देखता है, किसी दूसरे ग्रामीण को नया पशु खरीदते देखता है या किसी को अपने घर में थोड़ा सुधार करते देखता है। ये छोटी छोटी बातें उसके मन में तुलना और फिर असंतोष पैदा करती हैं। वह सोचने लगता है कि उसके पास यह क्यों नहीं है या वह दूसरों के समान क्यों नहीं है। यह तुलना उसे अपनी स्थिति से नाखुश करती है और यहीं से उसके विचारों में एक नकारात्मक मोड़ आता है। यह वह महत्वपूर्ण बिंदु है जहां दुर्मति एक सामान्य व्यक्ति से अलग होना शुरू होता है, जहां वह अपनी उपलब्धियों में संतोष खोजने के बजाय दूसरों की उपलब्धियों से अपनी तुलना करके अपनी कमी महसूस करने लगता है। यह उसके अंदर एक खालीपन पैदा करता है जिसे वह किसी भी कीमत पर भरना चाहता है। दुर्मति के नैतिक पतन का एक प्रमुख और सबसे विनाशकारी कारण है दूसरों की संपत्ति या सफलता को देखकर जलन महसूस करना, और यह केवल एक क्षणिक भावना नहीं है बल्कि एक गहरी जड़ें जमा लेने वाली मानसिक व्याधि है जो उसके पूरे अस्तित्व को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। जब वह अपने पड़ोसियों, मित्रों या गांव के अन्य लोगों को समृद्ध होते देखता है, उनके खलिहानों में अनाज के ढेर, उनके घरों में सुख शांति या उनके बच्चों की प्रगति देखता है तो उसके मन में ईर्ष्या का बीज अंकुरित होने लगता है। यह ईर्ष्या केवल किसी और के पास कुछ होने की सामान्य इच्छा मात्र नहीं है बल्कि एक प्रकार की द्वेषपूर्ण भावना है जो उसे भीतर ही भीतर खोखला करती जाती है। वह दूसरों की खुशियों में खुश होने के बजाय
उनके भाग्य से जलने लगता है और मन ही मन उनके नुकसान की कामना करने लगता है, यह सोचते हुए कि दूसरों के पतन से उसे अपनी ऊंचाई का एहसास होगा। यह जलन धीरे धीरे असीमित लालच में बदल जाती है। दुर्मति अब केवल दूसरों के समान नहीं होना चाहता, बल्कि उनसे हर हाल में आगे निकलना चाहता है, भले ही इसके लिए उसे गलत रास्ता ही क्यों ना अपनाना पड़े। यह लालच और ईर्ष्या का घातक संयोजन उसे नैतिक रूप से पूरी तरह से अंधा कर देता है। उसकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है और सही गलत का भेद मिट जाता है। वह यह मूलभूत सत्य भूल जाता है कि सच्ची खुशी और संतोष दूसरों को नुकसान पहुंचाने या उनके अधिकारों का हनन करने से नहीं मिलती, बल्कि ईमानदारी, कड़ी मेहनत और संतोष से आती है। उसका मन निरंतर इस विचार में उलझा रहता है कि वह दूसरों से कैसे छीन ले, कैसे छल से प्राप्त कर ले, या कैसे उनके हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर ले जो उनके पास है। वह दूसरों के श्रम, ईमानदारी और भाग्य को पचा नहीं पाता और चाहता है कि वे सब कुछ उसके पास आ जाए, चाहे तरीका कुछ भी हो। यह उसकी आत्मा में जहर घोल देता है और उसे अंदर से सड़ने लगता है, जिससे उसकी मानवता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। वह अक्सर रात में जागकर योजनाएं बनाने लगता है कि कैसे वह दूसरों को नीचा दिखाए और खुद को ऊपर उठाए। उसकी नींद हराम हो जाती है और उसके दिन दूसरों की संपत्ति पर आंख गड़ाए बीतने लगते हैं। यह लालच उसे इतना अंधा कर देता है कि वह यह भी नहीं सोच पाता कि उसके इन कार्यों का उस पर, उसके परिवार पर और उसके सामाजिक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ईर्ष्या और लालच के वशीभूत होकर दुर्मति नैतिक पतन की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। यह पतन केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके कार्यों में भी प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होता है। वह अब सीधे सादे, ईमानदारी भरे तरीकों से संतुष्ट नहीं होता और धोखाधड़ी, बेईमानी, कपट और धोखेबाजी जैसे अनैतिक रास्तों को अपनाना शुरू कर देता है। कहानी में लेखक ऐसे कई प्रसंगों को चित्रित करते हैं जहां दुर्मति छोटे छोटे झूठ बोलने से लेकर बड़े और संगठित छल करने तक का सहारा लेता है। शुरुआत में शायद वह छोटे मोटे अनुचित कार्यों में लिप्त होता है, जैसे किसी का थोड़ा सा सामान चुरा लेना, पड़ोसी की जमीन के एक छोटे से हिस्से पर चुपचाप कब्जा कर लेना, या गांव में किसी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना ताकि उसकी प्रतिष्ठा खराब हो। वह पहले इन छोटे अपराधों में थोड़ी झिझक महसूस कर सकता है, लेकिन जब उसे कोई दंड नहीं मिलता या वह सफल हो जाता है तो उसका दुस्साहस बढ़ता जाता है। वह अब अपने ही गांव वालों के साथ, जिनके बीच वह पला बढ़ा है और जिनसे उसके सामाजिक संबंध हैं, विश्वासघात करने से नहीं हिचकिचाता। गांव की छोटी छोटी घटनाओं में भी वह अपना स्वार्थ साधने लगता है। यदि किसी को मदद की आवश्यकता होती है तो वह उसे धोखा देता है या उसकी मजबूरी का फायदा उठाता है। उसके कर्मों में स्वार्थ इतना हावी हो जाता है कि वह दूसरों के दुख, नुकसान या उनकी भावनाओं की परवाह नहीं करता। उसके लिए अब केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति ही सर्वोपरि रह जाती है, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। वह अपनी ही नैतिकता को कुचल देता है और मानवीय संबंधों को ताक पर रख देता है। धीरे धीरे दुर्मति की आत्मा में करुणा, सहानुभूति और ईमानदारी के लिए कोई जगह नहीं बचती। वह एक भावनाहीन प्राणी बन जाता है जो केवल अपने लाभ के लिए जीता है। परिणाम स्वरूप परिवार और गांव वाले, जो शुरू में उसके बदलाव को देखकर चिंतित होते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे उससे दूर होने लगते हैं। उसकी बेईमानी और धोखेबाजी की खबरें पूरे गांव में फैल जाती हैं। लोग उससे किनारा करने लगते हैं, उस पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। उसके बच्चे भी शायद उससे दूरी बनाने लगते हैं, क्योंकि वे उसके चरित्र को देखकर शर्मिंदा महसूस करते हैं। दुर्मति अपने ही हाथों अपने सामाजिक और नैतिक ताने बाने को फाड़ता चला जाता है। वह खुद को समाज से अलग थलग कर लेता है। एक अकेले और तिरस्कृत व्यक्ति के रूप में उसका चरित्र अब उस सीधे सादे ग्रामीण से बहुत दूर जा चुका है जो वह पहले था। वह अब एक छली, कपटी और सामाजिक रूप से बहिष्कृत व्यक्ति बन गया है। उसकी आत्मा में शांति और संतोष की जगह केवल अशांति, भय और अकेलापन ही रह जाता है। वह अपनी ही चालों में उलझ कर रह जाता है। कहानी का अंत त्रासदीपूर्ण और अत्यंत विचारोत्तेजक होता है। विभूति भूषण बंद्योपाध्याय इस कहानी को किसी सुखद मोड़ पर समाप्त नहीं करते, न ही कोई आसान रास्ता दिखाते हैं। वे एक कठोर और अविस्मरणीय वास्तविकता के साथ पाठक को छोड़ देते हैं। दुर्मति के गलत कर्मों का परिणाम उसे अंततः भुगतना पड़ता है।
यह परिणाम न केवल बाहरी दुनिया में उसके साथ होता है, जहां उसे सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक नुकसान या कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, बल्कि आंतरिक रूप से भी वह पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी मानसिक शांति भंग हो जाती है, वह हमेशा भय और आशंका में जीता है और उसका मन पश्चाताप या अपराध बोध से ग्रस्त रहता है, या शायद इतना कठोर हो जाता है कि पश्चाताप की क्षमता ही खो देता है। यह आंतरिक घुटन उसे जीते जी मार देती है। कहानी का अंत पाठक को गहराई से सोचने पर मजबूर करता है कि बुरी सोच या मानसिकता एक इंसान को कितना। यह एक मार्मिक चेतावनी है कि अनैतिकता, स्वार्थ और दूसरों को नुकसान पहुंचाने का मार्ग अंततः आत्मविनाश की ओर ही ले जाता है। दुर्मति का हश्र यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि लालच और ईर्ष्या केवल दूसरों को ही नहीं, बल्कि सबसे पहले स्वयं को ही नष्ट करते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि नैतिक चुनाव हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। एक बार जब हम गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं तो वापस लौटना मुश्किल हो सकता है, और इसके परिणाम गंभीर और स्थायी होते हैं। दुर्मति का अंत सिर्फ उसकी शारीरिक मृत्यु नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की मृत्यु है, जो लालच और ईर्ष्या के विष से हुई। कुल मिलाकर दुर्मति मानवीय स्वभाव के उस गहन और जटिल पक्ष को उजागर करती है, जिसमें व्यक्ति अपनी सोच और दृष्टिकोण के कारण खुद अपने जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। यह कहानी केवल एक व्यक्ति के पतन की गाथा नहीं है, बल्कि यह मानवीय मन में छिपी उन बुराइयों पर प्रकाश डालती है, जो यदि अनियंत्रित डर दी जाएं तो विनाशकारी परिणाम दे सकती हैं। यह एक दर्पण की तरह है जो हमें हमारी अपनी कमजोरियों और प्रवृत्तियों को देखने का अवसर देता है। विभूति भूषण बंद्योपाध्याय ने इस मनोवैज्ञानिक नाटक को बहुत ही सरल, सहज और प्रभावी शैली में प्रस्तुत किया है, जिससे यह कहानी हर पाठक के लिए सुलभ और विचारणीय बन जाती है। वे जटिल दार्शनिक बातों को सीधे और सहज ढंग से कह जाते हैं, बिना किसी बनावटीपन के। कहानी हमें यह महत्वपूर्ण और शाश्वत संदेश देती है कि हमारी सोच, हमारे विचार और हमारे नैतिक मूल्य ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। यदि हम अपनी सोच को शुद्ध नहीं रखते, यदि हम लालच, ईर्ष्या और स्वार्थ को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो हम स्वयं ही अपने दुखों और विनाश के कारण बन जाते हैं। दुर्मति हमें आत्मचिंतन करने और अपनी आंतरिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने की प्रेरणा देती है, ताकि हम दुर्मति के रास्ते पर चलने से बच सकें और एक सार्थक, नैतिक तथा संतोषजनक जीवन जी सकें। यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी अपने समय में थी, क्योंकि मानवीय मन की मूल प्रवृत्तियां और नैतिकता के शाश्वत सिद्धांत समय और स्थान से परे हैं। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची संपत्ति बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है, एक शुद्ध मन और एक नैतिक आत्मा।